Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha ES Academy's UPSC Environment series, and we are at the lecture 3. In this chapter, we'll discuss the ecosystem in detail. उसमें हम वेरियस जो टॉपिक्स आते हैं जैसे पॉल्यूटेंट्स या बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, फूड वेब, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती हैं, साइकिल्स क्या होती हैं, गैसियस वाटर गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये सब जल्दी जल्दी देख लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आप जो है इनकी डेफिनेशंस पे बड़ा ध्यान दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी और आप कंफ्यूज ना हो। और बहुत ज़रूरी है कि आप जो है डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वही हमारी फ़ीस है और उसी से हम लोग आपको बेहतर एक कोर्स बना के दे सकते हैं। और जितने भी कोर्सेज़ हैं वो फुल कोर्सेज़ हैं अल्फ़ा ईयर्स। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम 2 लेक्चर यहाँ पे दें और बाकी आप हमारी साइट पे आके दें। जो भी हम कोर्स बनाएंगे वो इन फुल बनाएंगे और वो आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा और वो पूरा सिलेबस कवर करेगा, ये हमारा वादा है। और हमारा जो एम है इस साल का वो ये है कि यूपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसको पूरा का पूरा एट नो कॉस्ट अवेलेबल कराया जाए यूट्यूब पे। एंड दिस इज़ वट अल्फा एस एम्स फॉर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेट्स बिगिन फॉर द डे। तो फर्स्ट थिंग इज़ द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मल डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब सबको पता तो होगा कि भाई एक पॉन्ड है वो अपने आप में इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट है वो अपने आप में इकोसिस्टम है। बट इकोसिस्टम की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो वो एग्जाम में तो आपको डेफिनेशन लिखनी है ना, ठीक है। तो द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय A.G. टेंसली इन 1935। एंड इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एनकम्पासिंग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन इट्स बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अ पॉन्ड, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट जहाँ पे कि उसके जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। और वो इंटरेक्शन सिंपल नहीं होती, वो इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है। ओवर द ईयर्स लगते हैं, इतने साल लग गए हमें उसको समझने में, और आज भी जो है उन इंटरेक्शंस पे स्टडी चल रही है, उन इंटरेक्शंस को समझने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा, पॉन्ड, फॉरेस्ट, क्या हो गए इकोसिस्टम की एग्जाम्पल हो गए। देन इकोसिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में, फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं कि इंडिविजुअल से स्टार्ट करेंगे स्टडी, फिर बहुत सारे इंडिविजुअल ले आएंगे, अपने दोस्तों को ले आएंगे तो पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है। और अलग अलग स्पीशी के, फिर अलग अलग जानवर ले आएंगे तो एक कम्युनिटी बन जाएगी। फिर जब वो कम्युनिटी अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो इकोसिस्टम बन जाएगा। और वही इकोसिस्टम में डिफरेंट इकोसिस्टम आ जाएंगे, ओवर अ कंटिन्यूस एरिया उसको स्टडी करेंगे तो बायोम बन जाएगा। और फिर जो सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है कि जहाँ पे अर्थ का जो है हैबिटेबल पार्ट है, जहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीट अप करते हैं, उसको कहते हैं बायोस्फेयर। तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ का इकोसिस्टम हो जाएगा, वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम हो जाएगा और इकोसिस्टम ऑफ अर्थ एज अ होल हो जाएगा। तो ये कहती है हमारे, वो क्या था हमारा इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो हम पढ़ा चुके हैं आपको। देखो 2 टाइप के फैक्टर्स कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो एबायोटिक पढ़ लेते हैं पहले। एबायोटिक में आपके आ जाएंगे सनलाइट, टेम्परेचर, है ना, और रेनफॉल, बारिश कितनी हो रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेशर कितना है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। और यही जो है सस्टेन करते हैं ग्रोथ को और लिमिट भी करते हैं। मतलब मान लिया अगर सनलाइट बहुत ज़रूरी है क्लोरोफिल बनाने के लिए या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा करने के लिए, अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या प्लांट्स बन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए पोलर एरियाज़ में जहाँ पे सनलाइट बहुत कम होती है वहाँ पे आप लाइचेंस एंड मोसेस ही पाएंगे, वहाँ बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं पाएंगे। आप अगर साइबेरिया या पोलर आइलैंड या अंटार्कटिका चल जाएंगे वहाँ आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको छोटे छोटे पत्थरों पे लाइचेंस एंड मोसेस ही मिलेंगे। तो वो क्या है, वो लिमिटिंग, वहाँ पे क्या है कि सनलाइट लिमिटेड है। आप वहीं ट्रॉपिकल एरियाज़ में चले जाएंगे, इक्वेटर के पास चले जाएंगे, सनलाइट अबंडेंट है, बहुत है भाई के पास, इक्वेटर भाई के पास। तो वहाँ पे क्या है कि वेरियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, पूरे साल इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े कंटिन्यूस जंगल हैं, अमेजॉन्स के जंगल हैं। तो वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, नियर द इक्वेटर मिलेंगे, ठीक है। तो पहला पढ़ लेते हैं लाइट। देखो लाइट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो लाइट के हमने वेरियस पढ़ा हुआ है कि लाइट के अंदर कोई हम जो लाइट देख रहे हैं अपने आंखों से उसमें कोई एक कलर तो है नहीं, अलग अलग कलर है। तो मान लिया विग्योर है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब क्लोरोफिल बनता है जो ग्रीन पिगमेंट देता है प्लांट्स को, वो फोटोसिंथेसिस से बनता है। मज़े की बात यह है कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन कलर का इस्तेमाल ही नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा कलर इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है ब्लू, उसके बाद रेड, उसके बाद वायलेट, ठीक है। तो कार्टिनॉइड्स होते हैं वो
बनाते हैं इसको, खैर वो ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हाई इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, है ना, इंक्रीज्ड रैपिड ग्रोथ होगी, रैपिड इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्टेम शॉर्ट होगी, स्मॉलर होगी, थिक बनेगी, लीव्स अच्छा रोबस्ट मैकेनिज्म मिलेगा, मतलब हस्ट पुष्ट हमारा जो प्लांट होगा वो होगा। अगर लो इंटेंसिटी की लाइट होगी तो रिटार्ड करेगी, इनहिबिट करेगी ग्रोथ को, है ना, फ्लावरिंग कम होगी, फ्रूटिंग कम होगी, है ना। देन कलर ऑफ द लाइट भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि 7 कलर्स में से ब्लू, रेड और वाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लाइट तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता ही नहीं है। देन एक होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, कलर ऑफ द लाइट, लो इंटेंसिटी मैंने आपको गलत बता दिया। लो इंटेंसिटी जो है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए अच्छी होती है, बेकार नहीं होती है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ के लिए हाई इंटेंसिटी हमें लाइट चाहिए, बट फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट नहीं चाहिए। तो हमें एक्सट्रीम नहीं चाहिए, हमें बहुत लो भी नहीं चाहिए, बहुत हाई भी नहीं चाहिए। तो लो जो है, जो लोअर साइड वाला है, वहाँ पे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर टाइप की लाइट ज़रूरी है, ठीक है। तो वो इनिबिट भी करती है, कई बार ज़्यादा जो है वो भी ख़राब होती है और ज़्यादा कम भी ख़राब होती है। देन हमारे पास होता है एक कॉन्सेप्ट होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब भाई देखो लाइट है, उसका तो वो तो वेरियस बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम में फैली होगी, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस में स्पेक्ट्रम यूज़ होता है वो होता है 400 से 700 नैनोमीटर का, ठीक है। ये वो स्पेक्ट्रम है लाइट का जो यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा फॉर दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है फोटोसिंथेटिक फोटोन फ्लक्स डेंसिटी। ये जो है पार को डिफाइन करता है, इज डिफाइंड एज द फोटोन फ्लक्स डेंसिटी ऑफ पार, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा ये आपका पीपीएफडी होगा उतना ज़्यादा आपका पार होगा। तो पार भी ज़्यादा पार भी हानिकारक होता है, ठीक है, और ज़्यादा कम पार भी हानिकारक होता है। मैंने कहा था ना, आपको लाइफ में हर चीज़ बैलेंस में चाहिए। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस में आपको जो बैंड चाहिए या वेवलेंथ चाहिए वो भी लिमिटेड चाहिए। जो लाइट चाहिए भाई, आपको जब ग्रो करना है तब अच्छी लाइट चाहिए, जब आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करनी है तो आपको एक लिमिटेड लाइट चाहिए, ठीक है। नाउ टेम्परेचर की बात कर देते हैं, ठीक है। अब हर किसी का टॉलरेंस लेवल है। मैं 60 डिग्री के टेम्परेचर में तो मर जाऊंगा, ठीक है, या मैं एस्किमो को यहाँ अपने यहाँ ले आऊँ, इंडिया में ले आऊँ, तो वो रह नहीं पाएंगे, है ना। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया साइबेरियन हस्की को, वो कोल्ड साइबेरिया की ठंड को सह लेता है, लेकिन वो यहाँ पे जब आता है तो अदर एक्सट्रीम जो गर्मी है उसको हल्की सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। तो हर ऑर्गेनिज्म का एक टेम्परेचर रेंज है, ठीक है। वो उसी किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, वो उसी टेम्परेचर रेंज को सह सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम तो ह्यूमंस हैं तो हमारा जो टेम्परेचर रेंज है काफ़ी है, क्योंकि हम लोग सर्दियों में कपड़े पहन लेते हैं, गर्मियों में एसी लगा लेते हैं, तो हमने एक्सटर्नल फैक्टर से भी अपना टेम्परेचर रेंज बढ़ा लिया। वैसे हमारा अगर हम नेचुरल देखें तो हमारा भी काफ़ी कमी है। देन टेम्परेचर रेंज पे हमने दो तरीके से डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को, एक होता है एंडोथर्म्स, एक होता है एक्टोथर्म्स। आज थोड़ा सा हमारे क्रोम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पीछे, एक हल्का ट्रांसपेरेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहा, उसके लिए हम लाइटिंग फिक्स करेंगे, हमने अपने इंजीनियर से बोला है, देखते हैं। बट कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें। थोड़ी सी दिक्कत आएगी शायद, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, है ना, पर थोड़ी सी आ रही होगी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देन एंडोथर्म्स क्या होते हैं? एंडोथर्म्स होते हैं यार जो अपने अंदर की जो मेटाबॉलिक हीट होती है उसी को इस्तेमाल करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग हो गए ह्यूमंस, क्या हैं, एंडोथर्म्स है। जो भी मैमल्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं वो अपना मेटाबॉलिक रेट जो है या अंदर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इस्तेमाल करती हैं अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। एक्टोथर्म्स क्या होते हैं कि जो इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जैसे लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ठीक है। तो जो अपना इंटरनल टेम्परेचर यूज़ करेंगे वो हो जाएंगे एंडोथर्म्स, जो बाहर से टेम्परेचर लेंगे मेंटेन करने के लिए वो हो जाएंगे एक्टोथर्म्स। ऐसे ही वाटर की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है फील्ड कैपेसिटी। अब देखो जो कि ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर से पानी बह रहा था, पानी हमने एक्सेस जो वाटर है निकाल दिया। अब जो है ये स्थिर स्थिति है, ये स्थिरता है, ना इसके ऊपर जितना एक्सेस वाटर था वो निकल गया, पर्कोलेशन इसमें हो नहीं रहा है। तो अब मैंने एक पोर्शन लिया सॉइल का, अब इस सॉइल में कितना मॉइस्चर है उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होगा, इज द अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर और वाटर कंटेंट हेल्ड इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस वाटर हैज ड्रेन्ड अवे एंड द रेट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट हैज डिक्रीज्ड, ठीक है। फिर एक होती है विल्टिंग कैपेसिटी। विल्टिंग कैपेसिटी कि मैं कितना पानी मैं सह सकता हूँ, बोलते ना कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, बस वही है कि
कितना उस सॉइल में वाटर दे सकते हैं कि प्लांट ना मरे। जिस पॉइंट पे वो प्लांट मर जाएगा वो उसकी विल्टिंग कैपेसिटी हो जाएगी या विल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। देन सब्सटेंसेस होते हैं दो प्रकार के, एक इनऑर्गेनिक हो गए, जैसे हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, फास्फोरस हो गया, सल्फर, वाटर, ये सब क्या है, ये सब भी ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए, ह्यूमंस के लिए एज वेल एज प्लांट्स के लिए। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। फिर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए जो जिससे हमारी बॉडी बनती है, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, है ना। तो इससे क्या कि हमारी बॉडी बनती है, तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। तो और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं किसके, बायोटिक के एज वेल एज ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ह्यूमंस के एज वेल एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। क्योंकि अब जैसे हमको पता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे सेल की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। देन पहली बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक मतलब जो जीवित हैं, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स, बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जिन ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना, ऑटोट्रॉफ्स मतलब मैं अपना खाना खुद बना रहा हूँ, भाई मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। आजकल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि आई एम इंडिपेंडेंट, बस ये वो उस स्कूल ऑफ थॉट के हैं कि आई एम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। कैसे बनाते हैं, ऑफ कोर्स की बात है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग द सनलाइट। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, प्लांट्स, एल्गी, डायटम्स, डाइनोफ्लैगनेट्स। फ्लैगनेट्स हमने आपको बताया था ना, जो आप कल वो टर्माइट के पेट में जो था, क्योंकि टर्माइट जब है वुड को खाता है तो टर्माइट वुड का कुछ यूज़ नहीं कर सकता। वुड में जो सेल्यूलोज होता है उसको फ्लैगलेट्स जो है शुगर में कन्वर्ट करते थे और शुगर से वो एनर्जी लेते थे और थोड़ी एनर्जी जो है टर्माइट के लिए छोड़ देते थे। तो वो एग्जांपल दिया था हमने आपको म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। एंड सम टाइम्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आप अगर आपने देखे होगी एल्गी कहीं लगी हुई रहती है, काई जिसको बोलते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक ऑटोट्रॉप्स है। इनफैक्ट कई एल्गी, कई टाइप की एल्गी तो खाई भी जाती है, ठीक है। देन दो टाइप के ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स, एक कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो से आपको खुद ही पता लगे, जो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस का, लाइट का जो इस्तेमाल करेंगे अपने आप अपना खाना बनाने के लिए। इसमें आ जाएंगे प्लांट्स, काइनोबैक्टीरिया एंड मैनी अदर बैक्टीरियाज, ठीक है। कीमोट्रॉप्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो इन्वायरमेंट में CO2 है वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं टू फिक्स द CO2 और उससे वो खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल सल्फर ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रीफायर्स। बट इसमें जो है कोई भी यूकैरियोट जो होता है कीमोट्रॉफ नहीं होता, ये याद रखना। अब देखो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए थे। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं कि जिनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वो हो जाते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स मतलब EU का मतलब होता है ट्रू, है ना। यूकैरियोट्स मतलब जिसके सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेल होता है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो उसके अंदर, उनका सेल जो होता है उसके अंदर होता है। तो ये डिफरेंस हो गया। कोई भी यूकैरियोट जो है कीमोट्रॉफ नहीं होता, वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स ही हो सकते हैं, वो अपना खाना लाइट से बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कंज्यूमर्स पे, जिसको हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। जैसे हम जो है अपना खाना, अब आप कढ़ाई में अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन आप सनलाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ह्यूमंस आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस, दैट्स वाई वी आर हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। हम लोग कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स भी तीन टाइप के होते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, तो वो भी तीन टाइप के हैं। एक आपका हर्बीवोरस हो गया, जो प्लांट्स खाते हैं, वेज डाइट वाले हो गए, ठीक है, जैसे काउ, डियर, रैबिट, ठीक है। देन कार्निवोरस हो गए जो एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, कैट, डॉग, ठीक है। ओमनीवोरस हो गए जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमंस, हम क्या है ओमनीवोरस हैं, पिग्स हैं, स्पैरो हैं। कुछ हर्बीवोरस भी होते हैं और आजकल एकदम कुछ स्ट्रिक्टली जो नॉन वेज डाइट फॉलो करते हैं वो अपने कार्निवोरस हो जाते हैं। तो ह्यूमंस में भी अलग अलग वैरायटी है, खैर वो मजाक की बात है, बट तीन टाइप के होते हैं कंज्यूमर्स भी। अब हीटोट्रॉप्स भी, कीमो हीटोट्रॉप्स और फोटो हीटोट्रॉप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। कीमो मैंने आपको बताया केमिकल, फोटो मतलब जो लाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो कीमो हेटरोट्रॉप्स क्या करते हैं, दे यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एनर्जी एंड कार्बन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, फंजाई, मैनी बैक्टीरिया, सम आर्के क्या होता है, आर्के भी एक प्रोकैरियोट टाइप का ही सेल होता है, सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं वो भी, ठीक है। बैक्टीरिया टाइप का होता है, अगर आप जाके फ़ोटो देखेंगे तो वो सिंगल सेल्ड होता है, एक वो प्रोकैरियोटिक होता है, उसके बाहर सेल के बाहर वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताई दिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इस टाइप का इस्तेमाल करते हैं। फोटो हीटोट्रॉप्स लाइट का इस्तेमाल करेंगे। बट इसमें भी याद रखना, जैसे कीमो ऑटोट्रॉप्स में कोई भी यूकैरियोट, जो हम लोग हैं, हम लोग यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट जो है कीमो ऑटोट्रॉप परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरीके से प्रोकैरियोट्स, फोटो हीटरोट्रॉप बहुत कम प्रोकैरियोट्स परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता, बट बहुत कम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना, ठीक है। बट ऊपर वाला तो याद रखना कि नो यूकैरियोटिक कीमोट्रॉप्स,
यूकैरियोटिक कीमोट्रॉफ नहीं हो सकते, वो केमिकल को फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेचर ने उनको वैसे ही बनाया है, ठीक है। देन हम आगे हमारे डिकम्पोजिशन एंड सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है, ये लास्ट में आते हैं हम। अब क्या हुआ कि हमने खा पी लिया, अब हम मर गए, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म मर गया, हम लोग को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, उसमें भी जो है डिकम्पोजर्स कई बार लग जाते हैं बॉडी को, ठीक है। खैर किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें, मान लिया कोई एनिमल था, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसको क्या करते हैं, आप कहीं जंगल में ले जाकर उसको आप छोड़ाए उसकी डेड बॉडी को, तो क्या होगा, उस पर आप थोड़े दिन बाद जाएंगे तो देखेंगे आप कीड़े चल रहे होंगे छोटे छोटे, है ना, मक्खियाँ लगी होंगी और कीड़े चल रहे होंगे छोटे छोटे, बहुत करोड़ों की जनसंख्या में कीड़े चल रहे होते हैं, वही होते हैं डिकम्पोजर्स या सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। वो भी हीटोट्रॉप्स होते हैं, वो क्योंकि फीड वो भी अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे, वो खाना जो है ले रहे हैं एक डेड बॉडी से, तो वो मेनली जो होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, फंगस लग जाती है कई बार कुछ दिनों बाद उस बॉडी पे, ठीक है, एंड दे फीड ऑन दी डेड, ठीक है। दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। जब हम न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है दी रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेट्रीवोर्स और डेट्रियस फीडर्स। इनफैक्ट एक फूड चेन हम जब पढ़ेंगे तो एक फूड चेन डेट्रीवोर या डेट्रियस फूड चेन भी होती है। इनफैक्ट डिकम्पोजर्स ही जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसको सिंपलर फॉर्म में दोबारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए चेंज करते हैं, ठीक है। दस दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, है ना, उसी को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोज हो जाता है, पूरा सड़ जाता है, और जो उस बॉडी में से वो निकालते हैं तो उसको जो है वो, क्योंकि जो बॉडी में है वो तो कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने जब खींच लिया, जब वो उसको जो है वो चेंज कर देते हैं इनऑर्गेनिक में, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ देते हैं, कुछ नाइट्रोजन दे देते हैं, कुछ सॉइल के लिए खाद दे देते हैं, उस टाइप से वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये डेट्रियस फूड चेन होती है, जहाँ पे डेड फीड जो स्टार्ट ही डेड बॉडी से होती है, ठीक है। तो दीज आर डिकम्पोजर्स एंड और सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को भी दो हमने डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में क्या आ जाएंगे, जो जीवित हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स में क्या कौन आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर में एनिमल्स आ जाएंगे, डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया, फंजाई आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एबायोटिक में फिजिकल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, देन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, थोड़ा समिंग अप था। नाउ फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, जो यूएन का कल हमने असेसमेंट वाला पढ़ा था कि प्रोविजनिंग सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना, कल्चरल सर्विसेज, स्पिरिचुअल सर्विसेज, वो सर्विसेज ऑफ द इकोसिस्टम थी। इकोसिस्टम हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे उसको आप कंफ्यूज नहीं करिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, भाई इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम नहीं होता ऐसा क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। अगर इकोसिस्टम नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़, देखो हमेशा याद रखना, हर चीज़ इन्वायरमेंट में आपस में रिलेटेड है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ग्लेशियर पिघलते हैं पहाड़ों में, सी लेवल बढ़ता है ओशंस में, ठीक है। दस ऐसे ही इकोसिस्टम इज़ वेरी नेसेसरी। तो इकोसिस्टम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो बायोकेमिकल जियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे हम आगे अभी, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, दो टाइप के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो है शुरू से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, लाइचेंस एंड मोसेस आते हैं, और सेकेंडरी जो है थोड़ा बना बनाया फाउंडेशन मिल जाता है और तेज होता है, ठीक है। देन होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे कि कैसे इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस आउट करता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल क्या है, जो आप देख रहे हैं अपने चारों ओर, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओशंस, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, ठीक है, ये सब हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है। फिर मैन मेड इकोसिस्टम है। मैन मेड इकोसिस्टम को भी दो में डिवाइड कर दिया, जो सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट है, जैसे हमारी एग्रीकल्चर फील्ड, एक आपने धान का खेत लगाया, पैडी फील्ड लगाया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मैन मेड इकोसिस्टम दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सोलर एनर्जी, ठीक है, एक्वाकल्चर पॉइंट्स। एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज अर्बन और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हमारे, ठीक है। देन केस स्टडी देख लेते हैं। एक इकोसिस्टम को, पॉन्ड को हमने लिया है, पॉन्ड को डिवाइड करते हैं कि पॉन्ड एक इकोसिस्टम कैसे है। देखो पॉन्ड भी जो है उसमें भी सनलाइट ही एनर्जी देती है, सनलाइट से ही एनर्जी आती है, ठीक है। जो ऊपर वाले पार्ट हैं, ये प्लांट्स के जो ऊपर वाले पार्ट हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये एनर्जी फिक्स करते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र का जो मीडियम है एक पॉन्ड में, वो वाटर है।
पॉइंट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट इन 3 पार्ट्स, दैट इज यूफोटिक, मेसोफोटिक एंड एफोटिक। एफोटिक मैंने ए से आपको बताया था, एब्सेंस ऑफ फोटिक, तो मतलब यूफोटिक मतलब ट्रू लाइट, जहाँ पे अच्छी खासी सनलाइट आ रही है। मेसोफोटिक की चलो ठीक है भाई, डेम हो रही है लेकिन ठीक है, जी सकते हैं। लेकिन एफोटिक है कि वहाँ तक लाइट पहुँचती नहीं है। और सबसे नीचे वाले जोन को क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन, मतलब सबसे नीचे, यहाँ पे तो लाइट रहती नहीं है। यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो भी डिफरेंट टाइप के होंगे, यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो भी डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। नाउ जो ऊपर वाले प्लांट्स हैं उनके पास तो अच्छा, फिर एक जो नेक्टिक एक होते हैं, नेक्टॉन्स होते हैं। जो नेक्टॉन्स क्या हो गए कि जो ट्रैवल कर सकते हैं या स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, सन आई, इन्होंने जो है बनाया, फोटोसिंथेसिस कर लिया इन्होंने, अपने लिए खाना बना लिया। फिर ये थोड़े दिनों बाद डेथ हो गई इनकी, तो ऑर्गेनिक मैटर बन गए ये प्लांट्स। इसको जो है किसने फीड ऑन, या ऊपर जो थे फाइटोप्लैंक्टन्स थे, फाइटोप्लैंक्टन्स को किसने खा लिया, ज़ूप्लैंक्टन्स ने। ज़ूप्लैंक्टन्स को किसने खा लिया, छोटी छोटी फिश ने। छोटी फिश को किसने खा लिया, बड़ी फिश ने। बड़ी फिश मर गई तो फिश को किसने खा लिया, डिकम्पोजर्स ने। तो ये क्या है, ये एक टाइप का एक्वेटिव फूड चेन भी है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जो है पता लगा किसी डायरेक्टली छोटी फिश ने खा लिया, उसको बड़ी फिश ने खा लिया, तो अलग अलग तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, ह्यूमिक एसिड्स होते हैं, डेड एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। बायोटिक कंपोनेंट्स में इसके प्रोड्यूसर्स आएंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे ऑटोट्रॉफ, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, और जो प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। देन कंज्यूमर ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। एक तो जो जू प्लैंक्टन है, जो फ्लोटिंग एनिमल्स हैं ऊपर पे, जैसे साइक्लॉप्स, सिप्रेस, ठीक है। देन नेक्टॉन्स में नाम क्या बताया, फिश है जो खुद अपनी फ्री विल पे तैर सकते हैं, आराम से तैर सकते हैं। देन बेंथिक एनिमल्स, जैसे जो सबसे नीचे रह रहे हैं, बेंथिक जोन में रह रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे काटा था, ठीक है, बेंथिक जोन में जो रह रहे हैं, ठीक है। बेंथिक में क्या होंगे, जैसे बीटल, माइट्स, मुलस, क्रेटेशियंस जैसे आप वो खाते हो ना, आपका केकड़े हो गए, ये क्या है, क्रेटेशियंस होते हैं वो सब, ठीक है। देन डिकम्पोजर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। उसके एग्जांपल क्या होते हैं, राइजोफस, पेनिसिलियम, क्रूवेलिया, क्लैडोस्पोरियम, ठीक है। और ये सब जो है बॉटम ऑफ द प्लॉन्ट में होते हैं। तो ये सब क्या है, इकोसिस्टम है। और मैंने आपको ये भी समझा दी कि कैसे जो है इसमें एनर्जी फ्लो हो रही है, कैसे ज़ूप्लैंक्टन, फोटोप्लैंक्टन खाना बना रहे हैं, उसको ज़ूप्लैंक्टन फीड कर रहा है, ज़ूप्लैंक्टन को छोटी फिश कर रही है, फिर उसको उससे बड़ी फिश खा रही है, सबसे बड़ी फिश को उससे को फिर वेल खा जा रही है, वेल की डेथ हो रही है, उसके बाद उस पर डिकम्पोजर्स लग जा रहे हैं, उसके बाद उसकी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो जा रही है, ठीक है। ये बात तो हो गई एक पॉन्ड इकोसिस्टम की, एक केस स्टडी हो गई। नाउ इकोसिस्टम फंक्शन, एनर्जी फ्लो पढ़ लेते हैं कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है इकोसिस्टम। भाई किसी भी चीज़ को चलाने की एनर्जी चाहिए। ये लाइट जल रही है, एनर्जी चाहिए। ये लैपटॉप चल रहा है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। मैं चल रहा हूँ, मुझे भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, अब भाई मेरी एनर्जी कहाँ से आएगी, मैं खाना खाऊंगा, इसकी एनर्जी कहाँ से आएगी, जो बिजली विभाग वाले बिजली भेजेंगे या इन्वर्टर बिजली देगा। तो हर चीज़ को एनर्जी चाहिए, ठीक है। और ये एनर्जी मूव करती रहती है। अब उसका में एक 10% रूल भी होता है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो पहले तो हम फूड चेन पढ़ लेते हैं। वही अपना घिसा पिटा एग्जाम्पल कि ग्रास हॉपर ने ग्रासेस को खाया, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, और हॉक और ईगल ने स्नेक को खाया, ठीक है। ये एक आपकी फूड चेन हो गई। जब वेरियस फूड चेन को आपस में जोड़ देते हैं आप एक इकोसिस्टम में, वो बन जाता है फूड वेब, ठीक है। हर एक लेवल को, ये ट्रॉपिक लेवल T1 हो गया, ये ट्रॉपिक लेवल T2 हो गया, ये ट्रॉपिक लेवल T3 हो गया, ये ट्रॉपिक लेवल T4 हो गया, 4, 5 भी हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल में बहुत, क्योंकि एनर्जी फिर इतनी खत्म हो जाती है 10% रूल के हिसाब से, ठीक है। देन ऑटोट्रॉप्स मैंने आपको बता दिया, जो फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो जो है ऑर्गेनिक जो या इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है इन्वायरमेंट में अवेलेबल, उसको जो है केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन की, या उसको टोटल एसिमिलेशन भी बोलते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, इट इज़ द टोटल रेट एट विच द रेडिएंट एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट्स। किस रेट से, भाई सन तो वही है, लेकिन मेरी भी एक पावर है कि मैं, या मेरी भी एक स्पीड है कि मैं उससे एनर्जी कितनी जल्दी बना पा रहा हूँ। तो किस रेट से मैं उस एनर्जी बना पा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस को यूज़ करके, वो हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। फिर होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया कि ठीक है, मैंने एनर्जी बना ली, अब भाई मुझे, ठीक है, मैं दूंगा आपको, मेरे को पता है कि नहीं तो अगर मैं सारी खुद ही इस्तेमाल कर ली, मैं प्लांट हूँ,
अगर मैंने सारी एनर्जी खुद ही इस्तेमाल कर ली तो दूसरों के लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन यार मेरे को भी तो जीना है, मेरे को भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, तो कुछ एनर्जी मैं अपने पास रख लूँगा। जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगी आप लोगों के लिए वो होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, एनपीपी विच इज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, ठीक है। जो कंज्यूमर्स को अवेलेबल होगी वो हो जाएगा आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब फूड चेन्स मैंने कह दिया एक फूड चेन है, फूड चेन को बन के जब आपस में मिल जाएंगी तो फूड वेब बन जाएगा। अब फूड चेन भी दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन ये जो आपने ग्रास वाली देखी ग्रेजिंग फूड चेन है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है कि जो इसमें फर्स्ट होगा, जो पहला स्टार्ट होगा या पहला जो कंज्यूमर होगा वो ग्रास खाएगा। तो जो ग्रास से स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। जैसे उसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, फिर हर्बीवोरस होंगे सबसे पहले जो घास खाएंगे, फिर कार्निवोरस होंगे, ओमनीवोरस भी हो सकते हैं हर्बीवोरस की जगह यहाँ पे कि वो भी घास खाते हैं। देन डेट्रियस फूड चेन में क्या होता है कि जो डेट्रीवोर्स मैंने आपको बताया था कि जो डेड बॉडी को फीड करते हैं, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड अप करते हैं, ठीक है। वो डेड बॉडी भी हो सकती है या कोई जैसे पेड़ है, पेड़ गिर गया तो पेड़ क्या होता है, पेड़ पे भी देखा आपने, अगर आप देखेंगे पेड़ अगर काट दे अगर आप और बहुत दिनों तक आप उसको जमीन पे पड़ा रहने तो उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े या फंगस लग जाती है, तो वो भी क्या है, वो भी एक डेट्रियस फूड चेन का एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे भी क्या होगा, प्रोड्यूसर होंगे, डेट्रियस फीडर होंगे और उसको जो है कार्निवोरस खा लेंगे, ठीक है। देन इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होता है कि कितने एफिशिएंटली मैं एनर्जी पास ऑन कर पा रहा हूँ या वो जो इकोसिस्टम है एनर्जी पास कर पा रहा है। मान लिया दो इकोसिस्टम है ए और बी, भाई दोनों जो है 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, दोनों जो है 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है वैसे तो 10% रूल फिक्स होता है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, ठीक है। मान लिया ए इकोसिस्टम में 1 2 3 है, ठीक है, और 4 5 6 हैं। तो ए वाले ने 10,000 किलो कैलोरी बना ली, उसने क्या किया कि 1,000 यूज़ करी, 9,000 दूसरे वाले की छोड़ दी। पता लग रहा है दूसरा वाला यूज़ ही नहीं कर पा रहा है या वो ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहा है दूसरे वाले को, तो पता लग रहा है दूसरे वाले को 100 किलो कैलोरी मिल रही है, तीसरे वाले के लिए तो बचा ही क्या। तो क्या हो गया, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी यहाँ पे कम आ रही है। यहाँ पे भी 9,000 किलो कैलोरी इसने 10,000 बनाई, 1,000 खुद इस्तेमाल करी, 9,000 बची, लेकिन ये 8,000 ट्रांसफ़र करने में एबल था और ये पाँचवा जो है 7,000 किलो कैलोरी उसने यूज़ कर ली। तो ये कहता है एफिशिएंसी अच्छी बन गई, ठीक है। तो बी क्या बोलेंगे, बी की इकोलॉजिकल एफिशिएंसी अच्छी है ए से। बट ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, वैसे तो एक 10% रूल है, वो रेमंड लिंडमैन थे एक, उन्होंने दिया था। उनका मानना था कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10,000 किलो कैलोरी बनाई, उसने कहा था कि जब ट्रॉपिक लेवल, देखो हर फूड चेन का ट्रॉपिक लेवल है, प्लांट है, प्लांट को हर्बीवोरस ने खा लिया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खा लिया, तो हर्बीवोरस एक आपका ट्रॉपिक लेवल हो गया, प्लांट एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, कार्निवोरस एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो जब ओवर द टाइम या ओवर द ट्रॉपिक लेवल हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी, सिर्फ 10% अवेलेबल रहती है अगले ट्रॉपिक लेवल के लिए। मान लिया प्लांट ने 10,000 किलो कैलोरी बनाई, तो 10% ऑफ 10,000 1,000 किलो कैलोरी ही अवेलेबल होगी नेक्स्ट टॉपिक लेवल के बंदे के लिए, वो 1,000 किलो कैलोरी ही इस्तेमाल कर सकता है एनर्जी। दैट इज़ कॉल्ड दी 10% लॉ, ठीक है। एंड इसीलिए ट्रॉपिक लेवल में जो होता है वो 4 से 5, क्योंकि 4 से भाई मान ली 10,000 भी बनाई, 10,000 का 10% 1,000, ठीक है, चलो भाई अभी भी बचा हुआ 1,000 बचा हुआ, फिर उसका 10% 100 बचा, 100 के बाद 10% 10 बचा, और उसके बाद 10% 1 बचा, तो फिर लास्ट में चौथे 5वें लेवल के बाद, ट्रॉपिक लेवल के बाद, इसलिए जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है उसमें 4 या 5 ही लेवल होते हैं, ठीक है। एक चीज़ बहुत ही कैटेगरिकली याद रखना आप लोग कि 10% लॉ जो होता है डेट्रियस फूड चेन, जो डेड पे हमने जो डेड मैटर से स्टार्ट होती हैं फूड चेन्स, उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जो डेट्रियस या डेट्रीवोर्स होते हैं उसमें बड़ी ही लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी होती है और रेस्पिरेशन बहुत लिमिटेड होता है डीकम्पोजर्स में, ठीक है। तो 10% लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दी डेट्रियस फूड चेन। अब आ जाओ फूड वेब पे, मैंने आपको समझा दिया है। वैसे प्लांट था, प्लांट को ग्रास हॉपर भी खा सकता था, ग्राउंड स्क्विलर भी खा सकती थी। ग्रास हॉपर को स्कॉर्पियन ने खा लिया, इसको किट फॉक्स ने खा लिया। ग्राउंड स्क्विलर को किट फॉक्स भी खा सकती है, गोल्डन ईगल भी खा सकती है। तो ये क्या है, ये आपस में एक टाइप का फूड वेब बन गया। डिफरेंट फूड चेन से भाई ये एक फूड चेन हो गई, ये एक फूड चेन हो गई, लेकिन जब ये आपस में मिल जाएगी तो ये एक फूड वेब बना देंगे। इसमें क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स हो गए, ये हर्बीवोरस हो गए, ये प्राइमरी कार्निवोर हो गए, ये सेकेंडरी कार्निवोर हो गया। फोर्थ जैसे एक और हो सकता था, क्योंकि 10% रूल में भाई एनर्जी खत्म हो जाती है उसके बाद, ठीक है।
दस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज लीनियर, एक ही तरफ जाती है, ऐसा नहीं कि शेर तक गई फिर शेर वापस प्लांट को दे रहा है। एनर्जी हमेशा लीनियर रहती है, ठीक है, एक ही उसका वे है, वन वे है, एक तरफा प्यार जो होता है ना वही है कि एक साइड ये एक ही तरफ जा सकती है। ऐसा नहीं कि शेयर ने एनर्जी, अच्छा ठीक है भैया आपने 10 प्रोवाइड की थी, मैं प्लांट को जो है 10,000 प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है इकोसिस्टम में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। 3 टाइप के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि शेर के पास वो पावर नहीं है कि वो 10,000 किलो कैलोरी प्लांट को वापस दे दे, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितने बंदे हैं या कितने जीव जंतु हैं, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर था तो नंबर ऑफ ग्रास या कितनी ग्रासेज हैं ना, टोटल अगर हम वेट की बात करेंगे तो बायोमास में चले जाएगा, इसलिए वेट की बात नहीं कर रहे, नंबर की बात करते हैं बस, ठीक है। देन कितने इंसेक्ट्स हैं, फिर उस इंसेक्ट्स को फ्रॉद को और बर्ड्स खा रहे हैं तो कितने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपराइट बन गया, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ग्रास ज़्यादा थी, इंसेक्ट्स उससे कम हुए, फ्रॉग्स उससे कम हुए, हॉक्स सबसे कम हो गए, तो ये अपराइट बन गया। अब अगर हम ट्री का इकोसिस्टम ले लें, अब ट्री तो एक ही है लेकिन उस पर बर्ड्स बहुत सारी हैं, उस बर्ड्स के साथ साथ वहाँ पे लाइसेस एंड बग्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हाइपर पैरासाइट्स आ जाएंगे, फिर फ्लीव्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है, वो उससे भी ज़्यादा होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड बन जाएगा। तो बायोमास पिरामिड ऑफ नंबर क्या हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है एंड इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है। देन पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का मतलब होता है टोटल स्टैंडिंग क्रॉप, वजन कितना है, भार कितना है उसमें, ठीक है। जब आप उठा के देखोगे, इसलिए मैं वेट की बात पिरामिड ऑफ नंबर में नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो पिरामिड ऑफ बायोमास में आ जाएगी कि दिस रिप्रेजेंटिंग दी टोटल स्टैंडिंग क्रॉप, कि भाई वजन कितना, गन्ना होता है ना, गन्ना तोल के ही बिकता है ना, वो क्या उसका बायोमास है, टोटल स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ये भी अपराइट हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल में ज़्यादातर अपराइट होते हैं और जो एक्वेटिक होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ज़्यादातर एक्सेप्शन दोनों जगह पे हैं, अपवाद हर दोनों जगह पे हैं, तो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें, ठीक है। मान लिया यहाँ पे प्रोड्यूसर्स थे, 1000 किलो की घास थी, ठीक है, देन ये 100 किलो के रह गए अपने आपके हिरन और रैबिट जो आपके हर्बीवोरस थे, फिर आपकी एक फॉक्स आई वो 10 kg की रह गई, फिर जो टॉप कार्निवोर था वो 1 kg का रह गया, तो ये क्या था, अपराइट बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जू प्लैंक्टॉन्स थे छोटे छोटे, उसका वेट जो था कम था, फिर एक थोड़ी बड़ी फिश आई, एक वेल आ गई तो उसका बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। फिर आ जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी की हर ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी अवेलेबल है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर, 10% टू लगेगा, कम होती जाएगी, हमेशा अपराइट रहेगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है। देन पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल, देखो अब क्या है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपने देखा कि माइक्रोबीड्स, माइक्रोप्लास्टिक्स ओशंस में जा चुके हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े गार्बेज के डम्प्स बन गए हैं। अब जैसे प्लास्टिक मान लेते हैं, प्लास्टिक जो है अब ये बताया जा रहा है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट, पहले हमने इन्वायरमेंट में भेजा, इन्वायरमेंट में से वो वापस हमारी बॉडी में आ चुका है, ठीक है। इसी को चलते हमने 3 कॉन्सेप्ट निकाले, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो कंसंट्रेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होगा कि पहले तो जो पॉल्यूटेंट है, मान लिया प्लास्टिक है, वो एक्यूमुलेट होगा जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा फूड चेन का, उसमें ज़रूरी नहीं है वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ग्रासी हो या वो कोई हर्बीवोर हो सकता है कि वो टॉप कार्निवोर से स्टार्ट हो, उसके ऊपर भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो किसी सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर्स में एक्यूमुलेट हो, वो किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो एक्यूमुलेशन होगी, तो सिंगल एक्यूमुलेशन किससे डील करेगा, सिंगल ट्रॉपिक लेवल से, कि एक ट्रॉपिक लेवल में मान लिया ह्यूमन है, मान लिया यहाँ एक अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम लिया, फिश है, ठीक है। अब यहाँ पे तो एल्गी भी है, फिर जू प्लैंक्टन भी है, स्मॉल फिश है, लेकिन यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, फिश में वो एक्यूमुलेट होते चला गया, तो दिस इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। इट रेफर्स टू हाउ पॉल्यूटेंट एंटर्स अ फूड चेन। इन बायो एक्यूमुलेशन देर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। अब क्या हुआ कि अब वो ठीक मात्रा में एक्यूमुलेट हो गया फिश में, अब फिश को कोई तो खाएगा ही, लार्ज फिश खाएगी या ह्यूमन खाएंगे। अब कॉन्सेप्ट आ जाएगा बायो मैग्निफिकेशन का। बायो मैग्निफिकेशन ये बोलता है क्योंकि पहले क्या था कि भाई 1000 किलो में 1 किलो प्लास्टिक था, 1 किलो पॉल्यूटेंट था। अब क्या हो जाएगा कि 100 किलो वाले प्राणी में, ऑर्गेनिज्म में, मान लिया मैं हूँ,
या कोई इंसान है जिसने उसको खाया वो 100 किलो का है, उसमें 1 किलो प्लास्टिक हो जाएगा। तो ये क्या हो, मैग्नीफिकेशन हो गया ना भाई। यहाँ पे कितना था 1/1000, ठीक है, यहाँ पे तो कम दिख रहा था लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/100, तो भाई मैग्नीफाई हो जाएगा ना। उसकी क्वांटिटी जो है वो तो उतना, पॉल्यूटेंट तो उतना ही है लेकिन जो वेट है उसमें कम हो गया, ठीक है। भाई दूध में 1 बूंद पानी मिलाना था, 1 बूंद, पूरे दूध में 1 बूंद पानी रहे, ठीक है, और आपने पता लग, या मैं कहूँ कि पानी में 1 बूंद रहे और पूरे पानी में 1 बूंद दूध की रहे, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। चलो आप कंफ्यूज मत हो दूध वाली बात से, ठीक है। आप ये याद रखो कि वेट कम हो रहा है, जो वेट ऑफ पॉल्यूटेंट है वो सेम रह रहा है, बट वेट ऑफ जो आपका नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वेट है वो घटते जा रहा है, इसलिए वो बायो मैग्नीफाई हो जा रहा है, मैग्नीफिकेशन हो रहा है कि अब वो पहले तो वो ज़्यादा वेट में उतना था, अब वो कम वेट में उतना रह गया है। दस बायो मैग्नीफिकेशन इज एन इंक्रीज इन दी, तो वो क्या बता रहे हैं कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर। अब बायो मैग्नीफिकेशन के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो पॉल्यूटेंट एक तो लॉन्ग लिव्ड हो, मोबाइल हो, कि वो ट्रांसफ़र हो सके, पता लग रहा वो फिर से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। फैट सॉल्यूबल होना चाहिए, ठीक है, और बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, तभी उसका कुछ मतलब वो अपना रंग दिखाएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और वाटर सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए वो भी, ठीक है, तो अगर वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से, तो ये याद रखना। देन बायो कंसनट्रेशन, बायो एक्यूमुलेशन और मैग्नीफिकेशन समझ में आ गया। बायो कंसनट्रेशन होता है कि सराउंडिंग से रिलेटेड मेरे अंदर ज़्यादा वो पॉल्यूटेंट है। मान लिया मेरे सराउंडिंग में 1 किलो प्लास्टिक है, या मतलब कोई भी केमिकल ले लिया मैंने, एक्स केमिकल ले लिया, मैं एक फ़िश हूँ, ठीक है, मेरी सराउंडिंग में तो वो 1 kg है लेकिन मेरे अंदर वो 2 kg है, तो ये क्या हो जाएगा बायो कंसनट्रेशन, ठीक है। इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ ए केमिकल इन द टिश्यूज ऑफ ए फिश और अदर ऑर्गेनिज्म लेवल ग्रेटर देन इन द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, सराउंडिंग से ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कितने अच्छे से हम एनर्जी को इस्तेमाल कर पाते हैं। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना 10,000 ए और बी इकोसिस्टम का, कि ए में जो है 10,000, दोनों में ही जो प्राइमरी बना रहे हो 10,000 किलो कैलोरी बना रहे हैं, बट जो सेकंड वाला है वो पता लग रहा है 10% तो अवेलेबल है वो, लेकिन वो 10% में से भी जो ए इकोसिस्टम है वो 2% ही यूज़ कर पा रहा है, लेकिन बी वाला जो है वो 9% यूज़ कर पा रहा है। तो क्या है, अलग अलग डिफरेंस है, तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी वही शो करता है, ठीक है। 10, अब उसके रीज़न क्या होते हैं, उसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो हर ट्रॉपिक लेवल पे कुछ एनर्जी ऑर्गेनिज्म को अपने लिए भी चाहिए। भाई मैं बोल रहा हूँ रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी इस समय खर्च हो रही है, ठीक है, तो सम जो एनर्जी इज़ लॉस्ट इन रेस्पिरेशन और कुछ जो है मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ हो जाती है। अब पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट एट ईच ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, जब वो जा रहा होता है, ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है या ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी कर रहा होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, तो वहाँ पे भी कुछ एनर्जी लॉस्ट होती है। Thus, it is the ratio between the amount of energy acquired from the lower tropic level and the amount of energy transformed from higher tropic level to is called the ecological efficiency। कि कितने एनर्जी नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल से ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच पाई, कितने अच्छे से कितनी एनर्जी पहुंच पाई, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। मैंने वो एग्जांपल दे दिया था। अब हम बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल की। अब क्या है कि देखो भाई, एनर्जी फ्लो तो लीनियर है, एक साइड से चल रहा है, बस स्टार्ट हुआ एक एंड पे पहुंच गया, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो न्यूट्रिएंट जो साइकिल हैं वो साइक्लिकल है, वो जो है आपका गोल घूमती हैं, बनती हैं, टूटती हैं, बिगड़ती हैं और दोबारा बनती हैं, साइक्लिकल है। तो और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ही न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। देन देर आर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए जियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। एक होता है रिजर्वायर पूल, जो ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट है वो रॉक्स में है, ये हमारा मानना है, जो ज़्यादा है वो एटमॉस्फेयर और रॉक्स में है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो हमारा रिजर्वायर पूल हो गया, ठीक है। देन हमारे पास होता है साइक्लिंग पूल, जो रिलेटिवली शॉर्ट होता है, जो प्लांट्स में जो ओवर द टाइम रिसाइकिल हो रहा है, जो अब ये, ठीक है, मान लो ये साइकिल चल रही है, ठीक है, कुछ यहाँ पर रिजर्व में पड़ा है, कुछ हो गया तो हम भेज देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे न्यूट्रिएंट एक साथ दे दें आपको, तो आप तो सारे यूज़ कर लोगे, तो हमने कुछ पूल बचा के रखा है। अब जो ये घूम रहा है, इसको जो बोलते हैं साइक्लिंग पूल, जो इन दी प्रोसेस है, जो फॉर्म हो रहा है, बिगड़ रहा है, टूट रहा है, ये हो जाएगा हमारा साइकिल पूल। अब जो बायोकेमिकल साइकिल्स हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, तो गैसियस, एक होती है सेडिमेंट्री जो मतलब रॉक्स वॉक्स में है, ठीक है, सल्फर हो गया, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो गैसियस साइकिल कौन से हैं, जिसके रिजर्वायर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर पानी में है। सेडिमेंट्री साइकिल्स कौन सी हो जाएगी, जिसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट में, धरती में, ठीक है।
पहले हम लोग गैसीय साइकिल पढ़ लेते हैं, उसमें भी पहले सबसे पहले कार्बन साइकिल पढ़ लेते हैं। तो कार्बन तो बड़ी सिंपल सी है भैया, इन्वायरमेंट में कार्बन थी, फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस करके ग्रीन जो हमारे प्लांट्स थे उन्होंने फिक्स कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया, ऑक्सीजन बाहर छोड़ दी। ये गिरे, डिके हुआ, जो डिकम्पोजर्स आए उन्होंने इस पे जो वुड था इसको ईट किया, उन्होंने दोबारा जो है CO2 जो है वापस इन्वायरमेंट में छोड़ दी। ठीक है, तो एक साइकिल तो ये बन गई कि CO2 आया, ग्रीन प्लांट ने फिक्स करी, ग्रीन प्लांट मर गया, उसके बाद वो वापस जो है इन्वायरमेंट में चलेगी। इसलिए जब बोलते हैं कि पेड़ काट दिया आपने और आपने एक पेड़ उगा दिया, तो वो बराबर बात नहीं है, क्योंकि ओवर द ईयर्स उस पेड़ ने जो CO2 अपने अंदर एक्यूमुलेट करी है उसका क्या, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही रूट्स से एट अ टाइम CO2 जाती रहती है, रूट रेस्पिरेशन होती है, बहुत सारा जो CO2 है वो इंडस्ट्री से निकलता रहता है, उसको प्लांट फिक्स करते रहते हैं, तो इस टाइप की साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो कार्बन साइकिल में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो गई, रेस्पिरेशन, कुछ रेस्पिरेशन में CO2 बाहर चली जाएगी, उसके बाद प्लांट मर गया, कुछ डिकम्पोजिशन में चली जाएगी, और उसके बाद कई बार प्लांट जल जाते हैं तो कुछ कंबशन में जाती है। ठीक है, तो ये हो गई कार्बन साइकिल। देन एक होती है नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले तो आप 3 ये याद रख लो कि NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, आपका NO2 क्या हो गया, NO2 आपका हो गया नाइट्राइट। ठीक है, और NO3 क्या हो गया आपका, नाइट्रेट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, NH3 अमोनिया, NO2 नाइट्राइट, NO3 नाइट्रेट्स। ठीक है, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन नाइट्राइट, 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन नाइट्रेट। अब कुछ प्रोसेस होते हैं नाइट्रोजन के, वो पढ़ लेते हैं। एक तो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बनाने के लिए, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा गैस भी नाइट्रोजन ही अवेलेबल है। नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम टाइम अमोनिया में कन्वर्ट होगा, याद रखना। तो जब आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स कर दिया, वो हो गया आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स कर दिया, ये प्लांट्स के द्वारा, वो आ गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब आपने वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ली थी, और कई बार क्या होती है, लाइटनिंग या वॉल्केनिक एक्टिविटी या कंबंशन से जो है वो जो है अमोनिया में चेंज हो जाती है नाइट्रोजन, वो क्या होगा आपका एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। देन इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इंडस्ट्री में भी आप नाइट्रोजन लाए, आपने क्या किया, 400 डिग्री का टेम्परेचर दिया, 200 पास्कल का या कुछ का एक हाई प्रेशर रखा, 200 एटम का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा इतना, जो तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन थी वो टूट जाएगी एटॉमिक नाइट्रोजन में, और उस एटॉमिक नाइट्रोजन को आप अगर हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो आपका अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किस में टूटेगी, पहले एटॉमिक नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन को आप किससे मिलाएंगे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा आपका अमोनिया। ठीक है, ऐसे ही बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, जैसे राइजोबियम होता है, लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे पल्सेज होती हैं, पल्सेज जो होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती हैं, वो जो है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको जो है लेके रूट्स में फिक्स कर देती हैं। और नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है, फर्टिलिटी अच्छी होती है, सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो क्या है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम करते हैं। ठीक है, देन फ्री लिविंग होते हैं जैसे नॉस्टॉक, एक्सोबैक्टर, काइनोबैक्टीरिया, ये सब भी क्या है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, किसमें, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में तोड़ते को, तो एटॉमिक नाइट्रोजन में तोड़ते हैं, उसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके अमोनिया में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अमोनिया भी टूटेगा बाद में, क्योंकि अमोनिया को टूटना ही पड़ेगा तभी रिसाइकिल होगा, अमोनिया टूटेगा तभी नाइट्रोजन वापस चले जाएगी एटमॉस्फेयर में। फिर एक प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन। नाउ नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे कि अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स मैंने आपको बताया था NO3, ठीक है, नाइट्राइट्स NO2। भाई 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, ये दोनों जो क्या करते हैं, ये अमोनिया को तोड़ते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स में, और वो जो है फिर बाद में ऑक्सीजन अलग होकर एटमॉस्फेयर में जाकर नाइट्रोजन में को फिर अवेलेबल हो जाती है। तो पहले क्या हुआ कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में थी, उसको जो है प्लांट ने फिक्स किया, उससे नीचे अमोनिया बन गया कई बार, या वो नाइट्रोजन नीचे फिक्स हो गई, वो बाद में इन्वायरमेंट में वापस चले गई। ठीक है, या अगर वो अमोनिया बन गई तो अमोनिया को किसने तोड़ा, नाइट्रोसोमानास या नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया था उसने तोड़ा, उसने उसको नाइट्रेट बनाया या नाइट्रेट बनाया, वो फिर बाद में फिर टूटे और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग होकर नाइट्रोजन फिर अवेलेबल हो गई हमारे पास। ठीक है, देन अनदर सॉइल बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर कैन कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट। ठीक है, फिर नाइट्रेट हमारे पास 3 होता है, तो एक और मॉलिक्यूल कम कर देगा, 2 हो जाएगा, बाद में 1 हो जाता है, और फिर तो टूट ही जाता है, वैसे O का मॉलिक्यूल टूट जाता है बाद में टो के बाद, तो नाइट्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है।
फिर एक प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या हुआ? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन फिक्स बाय द प्लांट्स इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, जो हमारे अंदर होता है। हमारी जो बॉडी है नाइट्रोजन का यूज़ करती है किसको? प्रोटीन्स बनाने के लिए। प्रोटीन्स हमारा डीएनए, आरएनए, ये सब के लिए बनाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बोलते हैं ना प्रोटीन खाओ, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, इसलिए बोलते हैं। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। देन देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल यूरिया तो अलग होता है, लेकिन जो हमारी फीस, अगर मैं आपको बात करूँ ह्यूमन फीसिस, उसमें भी जो होता है अमोनिया होता है। आपने देखा है कि आजकल रेलवे में जो है जो बायो टॉयलेट्स आए हैं, उसमें जब ह्यूमन फीसेस जमा होते हैं तो वो अमोनिया ही जनरेट करते हैं। मतलब बड़ी फाउल स्मेल होती है अमोनिया की, सूंघने में बड़ी ख़राब होती है, इसलिए उसको दबाया जाता है। लेकिन जो वो चैम्बर है ना, वो उसमें जो बनता है अमोनिया होता है, अमोनिया बड़ी अच्छी खाद होती है, क्योंकि अमोनिया जो है बड़ी वेरी हाई इन रिच इन नाइट्रोजन होता है। और यूरिया में भी क्या होता है? NPK ही होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमन्स के लिए भी। तो ह्यूमन फीसेस में या एनिमल फीसेस में भी आपका नाइट्रोजन होती है, अमोनिया बना सकते हैं, और अमोनिया से फिर हम लोग नाइट्रोजन बना सकते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन क्या हो गया? डीनाइट्रिफिकेशन भाई, अब हमें क्योंकि ये एक साइकिल है, तो पहले हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया था, अब उसको तोड़ना भी तो है, तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन को तोड़ना। तो ये काफ़ी रहेगा इतना समझाना नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। और नाइट्रोजन भी ये क्या है? न्यूट्रन साइकिलिंग हो रहा है भाई। नाइट्रोजन आई, फिक्स हुई, डीनाइट्रिफिकेशन हुआ और वापस इन्वायरमेंट में चले गई, ठीक है। अब वाटर आ गया। वाटर बहुत सिंपल है, देखो, एक तो जो 95% ऑफ द वाटर है वो आपका रॉक्स में है, वो रिसाइकिल नहीं होता। 5% जो है उसमें से भी 97.3% जो है वो ओशंस में है, और 2.1% जो है पोलराइज ऐप में है। तो आपके लिए जो अवेलेबल है फ्रेश वाटर वो 0.6% है, यही जो है रिसाइकिल होता है। और वो कैसे होता है भाई? पॉन्ड था, धूप पड़ी, इवेपोरेशन हुआ तो ऊपर क्लाउड्स बने तो कंडेंसेशन हुआ तो फिर बारिश हो गई। तो इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर टू मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दी वाटर साइकिल। और ड्राइविंग फोर्सेस क्या है? सोलर रेडिएशन ऊपर जाने के लिए, और ग्रेविटी बारिश को नीचे आने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई वाटर साइकिल। वाटर साइकिल सबसे सिंपल होती है, सबको पता ही होती है। ये थी बात गैसियस साइकिल की। अब आ जाते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स में। सेडिमेंट्री में हम लोग पढ़ते हैं फॉस्फोरस। अब मैंने आपको बताया था कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए फॉस्फोरस जो है बहुत ज़रूरी होती है, और फॉस्फोरस जो है कई प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसको जो ये चेंज करना होता है फॉस्फेट में। तो हम साइकिल की अगर बात करें तो हमारे पास फॉस्फोरस अवेलेबल है किसमें? रॉक्स और सॉइल में अवेलेबल है। रन ऑफ हुआ, वो लेक स्ट्रीम्स में आ गई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया। प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करके ये PO4 3- का आयन को इसको बोलते हैं फॉस्फेट। और फॉस्फेट से ही हमारा ATP बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी जो हमारा बिल्डिंग है, जो हमारी एनर्जी का सोर्स है ना, वो ATP है, एडोसिनीन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। ATP TP क्या होता है? इसमें फॉस्फेट ही होता है। मेटाबॉलिज्म, जब फॉस्फेट मेटाबोलाइज होता है तभी ATP बनता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, या किसी और ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। हम मर गए, डिकम्पोज हो जाएगा वो जो आपका ATP है वो वापस डिकम्पोज होकर रॉक्स एंड सॉइल में चले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक टाइप की साइकिल बन गई। कई बार ATP डायरेक्ट कंज्यूम भी होता है हमारा, तो वो बाद में फिर दोबारा फॉस्फेट बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? फॉस्फोरस साइकिल होगी। और वो और फॉस्फोरस साइकिल याद रखना कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमारी सल्फर साइकिल। सल्फर भी सॉइल और सेडिमेंट्स में ही अवेलेबल है, इन फॉर्म्स ऑफ कोल, ऑयल के साथ, पीट के साथ, वहीं सल्फर निकलता है। इनऑर्गेनिक डिपॉजिट की बात करें तो पाइराइट रॉक होता है, सल्फर के रॉक्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में मिलता है हमें? सल्फेट की फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, ऑर्गेनिक सल्फर की फॉर्म में मिलता है। कई बार वाटर में मिक्स होता है। अगर आप देहरादून में अगर आप कभी गए होंगे तो वहाँ पे एक सहस्त्र ज़्यादा जगह है। अब वो उस जगह की खास बात क्या है कि वो वहाँ पे जो पानी है उसमें सल्फर का बड़ा हाई कंटेंट है, तो वाटर में सल्फर मिल के आ रहा है, क्योंकि जो उसके अराउंड जो हिल्स हैं या छोटे छोटे पहाड़ हैं उनमें सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा अच्छा माना जाता है वो, कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और सल्फर जो है इन्वायरमेंट में कैसे आता है? वॉल्केनिक इरप्शन से, फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन से, है ना। सॉक्स निकलता है ना, सल्फर ऑक्साइड निकलता है ना बाय द कंबंशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। सरफेस ऑफ द ओशन पे रहता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन से फिर वो वापस चले जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। देन आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस ऑफ इकोसिस्टम। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है कि किसी भी सिस्टम में जो है या किसी भी चीज़ को जो है इक्विलिब्रियम में रखना। हमारी बॉडी भी जो है एक होम्योस्टेटिक सिस्टम है,
भाई मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, मुझे 36 बॉडी टेम्परेचर रखना है, अगर मुझे 2 डिग्री भी बढ़ गया ना तो बुखार हो जाता है, ठीक है, 4-5 बढ़ जाएगा तो मैं ऊपर ही चले जाऊँगा। तो क्या हमारी बॉडी का काम क्या है, ये मेरी बॉडी एक सिस्टम है और इसका काम क्या है कि टेम्परेचर को एक बैलेंस में रखना, इक्विलिब्रियम में रखना। अगर बाहर गर्मी हो जाएगी तो अपनी इंटरनल को कम कर देना, और अगर बाहर ठंडी हो जाएगी तो इंटरनल को बढ़ा देना। तो ये क्या है, एक टाइप का होम्योस्टेसिस सिस्टम है। ऐसे ही जो वेरियस इकोसिस्टम होते हैं वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है। ओवर द टाइम वो कुछ चीज़ों को एक्सपेल कर देते हैं, हटा देते हैं, और कुछ नई चीज़ों को ले आते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो उसे कम करने का मैकेनिज्म की ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है उनके पास, और कुछ चीज़ अगर कम रह गई तो उसको बढ़ाने का मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है। तो वो अपने अफेयर्स खुद रेगुलेट करते हैं, ठीक है। दस दिस कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज नोन एज होम्योस्टैटिक्स, ठीक है। इन अ होम्योस्टैटिक सिस्टम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड इन एन इकोसिस्टम। अब हमने आपके लिए एग्जांपल रखा है, मान लिया एक एक्वेटिक इकोसिस्टम लिया, वहाँ पे जो बेसिक होगा वो फाइटोप्लैंक्टन होगा, जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जिसको कुछ ज़ूप्लैंक्टन खाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन की बहुत सनलाइट मिल गई, बहुत न्यूट्रिशन मिल गया, फाइटोप्लैंक्टन की जो है भरमार हो गई। अब उसे खा के क्या हुआ कि ज़ूप्लैंक्टन की, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा थे तो ज़ूप्लैंक्टन की जनसंख्या भी बढ़ गई, तो इसकी भी बढ़ गई और इसकी भी बढ़ गई। अब जब इसकी बढ़ी, जब ज़ूप्लैंक्टन की जनसंख्या बढ़ गई तो ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन खाने लग गए, तो इन रिटर्न क्या हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन की कम होता चला गया, ठीक है। अब खाने के लिए तो फाइटोप्लैंक्टन ही चाहिए ना। अब जब फाइटोप्लैंक्टन कम हुआ, देखो ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा तो ज़ूप्लैंक्टन नहीं होगा, बचेगा ही नहीं, और ज़ूप्लैंक्टन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन नहीं बचेगा। तो इनको आपस में बैलेंस में रखना है, इक्विलिब्रियम रखना है, उसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो क्या हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन कम हुआ तो ज़ूप्लैंक्टन अपने आप कम हो गए, क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा नहीं, स्टारवेशन से मर गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि दोनों की पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रही। तो दिस इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम, एंड दैट वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर 3। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस टिल देन। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड वी शैल सी यू टुमारो। बाय बाय।